हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, आज हम शुरुआत करने वाले हैं हिस्ट्री की पहली बुक हमारी BHIC 131 है। इसमें हम पढ़ेंगे भारत के प्राचीन इतिहास को। भारत के प्राचीन इतिहास से लेके 300 ईस्वी तक के समय को हम इस बुक में पढ़ेंगे। इस बुक का नाम भी यही है, प्राचीनतम इतिहास काल से लगभग 300 CE तक। भारत के इतिहास की शुरुआत करते हैं। इस बुक में हमारे पास 17 इकाइयां हैं। इस वीडियो में हम पहली इकाई पढ़ने वाले हैं। एक एक करके सभी इकाइयां हम करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि कहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा प्राचीन भारत का इतिहास ये है। तो इन स्रोतों के बारे में जानेंगे पहले, फिर इन स्रोतों से मिले जानकारी को हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो आइए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो में पहली इकाई की, जो कि है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें हम साहित्य स्रोत हैं, जो यानी कि स्रोत हमारे साहित्य स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, जो हमें मिले हैं, जैसे कि सिक्के, शिलालेख, स्मारक या फिर पुराने खंडर, तो उनके बारे में आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनके आधार पे हम प्राचीन इतिहास के बारे में जान पाए। इसमें यही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, स्रोतों के बारे में जानना। तो आइए गाइस, शुरुआत करते हैं इसकी। पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में ये है कि इतिहास की कहानी की तरह इतिहास कहानी की तरह नहीं लिखा जा सकता। यह विभिन्न स्रोतों के आधार पर अतीत का वर्णन करता है और उन्हीं स्रोतों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे कि पूर्ण तिथि निर्धारण, कार्बन 14 डेटिंग, पर्यावरण अध्ययन, भूवैज्ञानिक अध्ययन, इनके आधार पे अध्ययन किया है उन स्रोतों का। और उसी की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं प्राचीन इतिहास में। तो उन्हीं स्रोतों को हम जानने वाले हैं, जिन जिन स्रोतों के ऊपर अध्ययन किया गया है। इसमें आ जाते हैं हमारे वैदिक ग्रंथ, यानी कि सबसे पहले वैदिक ग्रंथ जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, राम और हमारे महाकाव्य महाभारत और रामायण आ जाती हैं। इसके अलावा वेद, पुराण, इन सब की पड़ताल से इन सब में दिखाए गए अवशेष, इन सब में दिखाई गई स्रोतों के आधार पर उनका अध्ययन करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इतिहासकार लगातार स्रोतों की खोज पड़ताल, अन्वेषण, विश्लेषण, विचार, पुनः विचार करने में अतीत की जानकारी पर काम करते रहते हैं। अतीत का कोई भी अवशेष स्रोत के उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, इसीलिए उनका नियंत्रण अध्ययन होता रहता है। प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमारे पास विभिन्न स्रोत हैं। मोटे तौर पर इनको 2 श्रेणियों में रखते हैं, साहित्य और पुरातात्विक। साहित्य जो कि लिखित रूप में हमारे पास हैं, जैसे कि वैदिक ग्रंथ, बोध चैन साहित्य, महाकाव्य, पुराण, संगम संहिता, जीवन, प्राचीन जीवनियाँ, कविताएं, नाटक, इनको हम बोलेंगे साहित्यिक परिचय, जो एक लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। पुरातात्विक स्रोत हम उनको बोलेंगे जो कि अवशेषों के रूप में हमें मिले हैं, यानी कि पुराने खंडर कह लो, पुराने घर कह लो, पुरालेख कह लो, मुद्राएं, मोहरें। तो इन अवशेषों के आधार पर जो अध्ययन हुआ वो पुरातात्विक अध्ययन के अंदर आ जाता है। तो इसी सब को हम इसके अंदर डिटेल में जानने वाले हैं। प्राथमिक स्रोत हमारा कहलाएगा जो हमें एग्जैक्टली मिला है, जैसे कि मंदिर मिले हो, अभिलेख मिले हो, दरवाजे, ताड़पत्र, पांडुलिपियां, खंबे, चट्टानें, तांबे की तिसारे, मृत भांड, शिलालेख, इनको हम प्राथमिक अवशेष बोलेंगे, जो कि एग्जैक्ट हमें दिखाती है कि ये चीज़ें हुआ करती थी। द्वितीयक स्रोत हम बोलेंगे जिनके ऊपर शोध करना पड़ता है इतिहासकारों द्वारा, उपयोग लेख, किताब, लिखित साहित्य के किसी भी रूप को लेखन के लिए किया जाता है, जो कि शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग होता है, इसलिए इसको द्वितीयक स्रोत माना गया है।
प्राथमिक स्रोत भी दो तरह के हो सकते हैं, जैसे कि पांडुलिपियां या शिलालेख और प्रकाशित सामग्री। शिलालेख जो कि लिखवा कर छोड़ दिए गए हैं, लिखा है पहले का ही लिखा हुआ है, उसको कोई भी उसमें दोबारा से परिवर्तन नहीं किया, पहले का ही लिखित सामग्री हमारे पास है पत्थरों के ऊपर, ताड़पत्रों के ऊपर, उसको हम पांडुलिपि और शिलालेख में रखेंगे। प्रकाशित सामग्री जो कि दोबारा से प्रकाशित हुई है, वो प्रकाशित सामग्री में आ जाएगा। तो इन्हीं सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये था हमारा थोड़ा प्रस्तावना, जिससे हमें जस्ट आइडिया हो गया कि हम इस यूनिट में क्या करने वाले हैं। तो साहित्य स्रोतों की अगर हम बात करें, साहित्यिक स्रोतों में हमारे पास आ जाते हैं जो हमें लिखित रूप में मिलते हैं आज के टाइम में, जो एक साहित्य कला के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसमें आ जाते हैं महाकाव्य, जैसे कि महाभारत और रामायण, जो हमें आज भी देखने को मिलती हैं। पांडुलिपियां आ जाती हैं जो हमें इतिहास में ही लिखित रूप में प्राप्त हुई हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं। हालांकि ये सब संस्कृत भाषा में है अधिकतर, लेकिन संस्कृत भाषा आज के टाइम में पढ़ी जा सकती है। इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्राचीन भारतीय विश्वसनीयता को लेकर बहुत बहस हुई। प्राचीन भारतीय साहित्य की प्रकृति धार्मिक है। उदाहरण के लिए वैदिक, उत्तर वैदिक, पुराण, महाकाव्य, ये सब साहित्य धार्मिकता को दर्शाते हैं। कुछ विद्वानों का दावा है कि प्राचीन भारतीयों के पास इतिहास की भावना ही नहीं थी। शुरुआती पश्चिमी विद्वानों को कालक्रमक साक्ष्य, एक साफ सुथरी कथा, भारतीय ग्रंथों में तारीखों की तलाश थी। इसके बजाय उन्हें जो मिला है वह दंत कथाएं, अनुष्ठान, प्रार्थना आदि थे। यानी कि ये सब यहाँ तक पहुँचे हैं इतिहासकर्ता। भारत की ऐतिहासिक परंपराओं के हालिया शोध ने यह स्पष्ट किया कि समाज अलग अलग तरीकों से ऐतिहासिक चेतना को एकीकृत करता है। मजबूत मौखिक परंपरा होती थी, ऐतिहासिक चेतना झलकती थी, उसमें एक स्थापित चेतना थी जिसका विश्लेषण किया जाना बहुत मुश्किल था। एक चीनी यात्री आया था भारत में, उसके लेखन से भी हमें पता चलता है कि भारत के प्रत्येक राज्य के पास आधिकारिक रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए अपने स्वयं के अधिकारी और विभाग होते थे, जो महत्वपूर्ण घटनाओं, साहित्य सहित राज्य के विभिन्न पहलुओं का लेखा जोखा रखते थे। यानी कि सभी को लिखना आता था, रिकॉर्ड रखना आता था। उनके बाद यह प्रथा लंबे समय तक जारी रही, जैसा कि बड़ी संख्या में भूमि अनुदान और स्थानीय ऐतिहासिक लेखों में देखा जा सकता है, जो राजाओं की वंशावली और उनके कई पुण्य कार्यों को प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा हमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण शास्त्र, साहित्य, सूत्र, पुराण, इनके सहायता से भी धार्मिक विषयों से संबंधित भावना हमें देखने को मिलती है। हालांकि इन सीमाओं के बावजूद ऐसे ग्रंथों को अतीत को समझने के लिए फलदायी रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब हम भारत के इतिहास के स्रोतों के रूप में प्राचीन भारतीय साहित्य की कुछ श्रेणियों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में सबसे प्रमुख स्रोत हमारे पास ऋग्वेदिक काल का रहता है, जिसमें ऋग्वेद हमें सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वैदिक काल का पार्ट है। इसमें आगे चल के हमें और भी ग्रंथ देखने को मिले। संहिता या संग्रह में हम भजनों, प्रार्थनाओं, मंत्र उच्चारण, मंगल कामना, बलिदान के सूत्र, ऐसी 4 वैदिक संहिताएं हमने मिली। उनमें से सबसे पहला आता है ऋग्वेद, जो कि हमें ऋग्वेदिक काल में ही मिल चुका था। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, यानी कि 10 पुस्तकें हैं ऋग्वेद की। 1028 श्लोक सूतक हैं। 2 मंडल में से 2 से 7 मंडल तक प्रारंभिक तिथि के हैं और 1, 8, 9, 10 बाद के हैं।
यानी कि ये बाद में ऐड किए गए हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इन ऋग्वेद का आविष्कार किया था, किसी एक को हम इसका आविष्कारक नहीं बोल सकते हैं। हर एक मंडल को किसी अन्य पंडित ने या फिर अन्य ब्राह्मण ने रचा है। वे प्रथा और सामाजिक मानदंडों और संरचनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटते थे और उसी के अकॉर्डिंग ऋग्वेद में सामग्री या फिर ऋग्वेद में बदलाव करते थे। इसके बाद आता है अर्थवेद, जिसमें 20 पुस्तकें हैं। 13 से 18 पुस्तकें संस्कारों पर प्रकाश डालती हैं, जैसे कि सीखना, विवाह, अंत्येष्टि में प्रवेश के लिए शाही अनुष्ठान, दरबार पुजारी कर्तव्य आदि शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार इन सामग्रियों का अध्ययन वैदिक काल और सामाजिक संस्कृति के कार्यों की जानकारी के लिए हम करते हैं। सामवेद से हमें गीत, संगीत, धुनों, इन सब का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि संगीत की उनको कितनी जानकारी थी। यजुर्वेद संहिता की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद 4 वेदों में से एक है, जिससे हमें यज्ञिक सूत्रों की जानकारी मिलती है। वसंत, मानसून, शरद ऋतु के स्वागत में अग्नि को मक्खन और दूध अर्पित करते थे, यानी कि प्राचीन पूजा अनुष्ठानों के लिए हम यजुर्वेद को एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मान सकते हैं। यह प्राथमिक उपनिषदों का सबसे बड़ा संग्रहण है। उपनिषद हम कहते हैं जिसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है कुछ करवाने के लिए। यह कृषि, आर्थिक और सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी हमें देता है। हिंदू अवधारणा पर शुरुआती व्यापक चर्चाएं इसी ग्रंथ में की गई हैं। वेदों की सूचित समझ के लिए हम 6 वेदांग वेदों के अंग का विकास किया, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष। शिक्षा में आ जाता है स्वर ज्ञान, कल्प में अनुष्ठान ज्ञान, व्याकरण ही है आज भी, निरुक्त जिसमें व्युत्पत्ति होती है, छंद, मैट्रिक्स जिसे आज हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ज्योतिष, खगोलीय विज्ञान, आज भी हम इसे ज्योतिष ही बोलते हैं। प्रत्येक वेदांग के अपने चारों ओर एक विश्वसनीय साहित्य विकसित किया हुआ है, यानी कि इनके आधार पर हम आज प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ब्राह्मणों और आर्यकों और उपनिषदों ने ग्रंथों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया है, जिसमें ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद ये भी वेदों से जुड़ी जानकारी देते हैं, जो कि बाद में ग्रंथ के रूप में अलग अलग से बताया गया है। इन सब में जितने भी कर्मकांड, देवी देवता, इन सब का वर्णन होता है। ब्राह्मण में एक गद्य ग्रंथ है जिसमें धार्मिक विषय होते हैं, विशेष रूप से बलिदान के बारे में बताया गया है। बलिदान संस्कार और समारोहों के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें रहस्यमयता को महत्वपूर्ण बताया गया है। आरण्यक और उपनिषद में वेदों के अनुष्ठानों, बलिदानों से जुड़ी व्युत्पत्ति, पहचान, चर्चा, विवरण, व्याख्याओं आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके बारे में बताया गया है। देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, उनको कैसे मनाना है, उनकी पूजा कैसे करनी है, ये सब इनके अंदर आता है। सूर्य नमस्कार अध्याय भी इसी के अंदर आ जाता है। ऐसे ही और भी अध्याय जो कि आध्यात्मिकता या फिर धर्म से जुड़े हुए हैं, वो इन ग्रंथों में पाए जाते हैं। वन निवास, सेवानिवृत्ति, गुप्त सिद्धांत, रहस्यवादी अर्थ, छिपे हुए संबंध आदि सब इन्हीं ग्रंथों की धारणाएं हैं। संस्कृत शब्दकोश सर्वोच्च आत्मा के ज्ञान को प्रकट करके अज्ञानता को शांत करना, ये सब हमें इन्हीं हिंदू धर्म ग्रंथों से मिलते हैं। ब्रह्म और आत्मन जैसे कुछ उल्लेख बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे समांतरण विषय धार्मिक परंपराओं में भी हमें देखने को मिल जाते हैं।
तो वेदांतों में हम वेदों का सर्वोच्च उद्देश्य भी यही है कि हम वेदों के ज्ञान को अमृत दर्शन आत्म अध्यात्म पर नए विश्वासों और वैदिक कर्मकांडों को संकरण के रूप देके वेदांत के रूप में हम उसे प्रस्तुत करें। जब उपनिषदों को ज्ञान कांड, ज्ञान उत्पादन, वैदिक साहित्य के आध्यात्मिक खंड के रूप में आंतरिक दार्शनिकता सिद्धांत के रूप में सूचित किया जाता है। वसुदेवाय कुटुंबकम, जो कि आज भी हम देखने को मिल जाएगा दुनिया में। दुनिया एक परिवार है। यह भारत की संसद के प्रवेश द्वार पर भी लिखा हुआ है। इससे महाउपनिषद से लिया गया है। वसुदेवा का अर्थ है पृथ्वी एवं का अर्थ है वास्तव, कुटुंबकम का अर्थ है परिवार। तो इसको भी ग्रंथों से ही लिया गया है, महाउपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव, जो कि सभी जानते हैं, यह भारतीय मूल प्रणाली में अतिथि मेजबान संबंधों में गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मंत्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अतिथि देवता है। तो इनको भी ग्रंथों से ही लिया गया है। ऐसे और भी अर्थ हैं, सुखद सुगंधा प्रदान करना, दीप जलाना, तर्पण अर्पित करना, तिलक और फूल अर्पण करना। ये सब हमने ग्रंथों से ही सीखे हैं। सत्य में विजयते, यानी कि सत्य की विजय, केवल सत्य की विजय है के रूप में अनुवादित किया गया है। सत्य अजय है, सत्य सत्य है, इसको भी उपनिषदों से लिया गया है। तो इन्हीं सबसे हमें भारतीय ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद माना गया है। उसी के आधार पर बाकी सभी ग्रंथ बने हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनको लगभग 1000 से 500 बीसी तक के बीच में रचे गए और उनका इतिहास ये दिखाते हैं। ऋग्वेद को हम 1500 से लेके 1000 बीसी तक के बीच में मानते हैं, यानी कि 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व तक का इतिहास हमें इन ग्रंथों से मिल जाता है। इसके अलावा हमें और भी धार्मिक ग्रंथ, गीत, प्रार्थनाएं, धर्मशास्त्रीय धार्मिक मामलों में ग्रंथों की श्रेणी में आ जाते हैं कुछ, जिसमें आ जाते हैं श्रोता सूत्र, कर्मकांड पे आधारित हैं ये सूत्र ग्रंथ। श्रोता सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, महाबलिदानों को करने के नियम श्रोता सूत्र में, गृह सूत्र दैनिक जीवन के सरल समारोह और बलिदान के लिए दिशा निर्देशक है। धर्म सूत्र के आध्यात्मिक और गैर धार्मिक कानून के निर्देशक की पुस्तक है। सबसे पुरानी कानूनी पुस्तक मानी जाती है धर्मसूत्र। प्राचीन भारत में राजनीति और समाज के कानून के लिए यह किताब होती थी। धर्मसूत्र और स्मृति लेखन आम जनता शासकों में नियम और कानून बनाने के लिए होती थी। उनमें से मनुस्मृति प्रमुख है। सूत्रों के बाद ग्रंथ स्मृति आती हैं, जैसे कि मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। ये लगभग 200 बीसी से लेके 900 सीई तक रचे गए, यानी कि 200 ईसा पूर्व से लेके 900 ईस्वी तक के इतिहास को दर्शाती हैं। वे विभिन्न वर्णनों के साथ राजाओं और उनके अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में उल्लेखित करती हैं। शादी और संपत्ति के नियम तय किए गए हैं। चोरी, हमले, हत्या, व्यभिचार आदि के लिए व्यक्तियों को दंड का भी विधान है। इसके बाद आ जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि चंद्रगुप्त के काल में लिखा गया था। मौर्य साम्राज्य के टाइम पर लिखा गया था, यानी कि ये दिखा देता है 200 ईस्वी से लेके 400 ईस्वी तक के इतिहास को। इसके बाद महाकाव्य, जो कि रामायण और महाभारत है, ये लगभग 500 बीसी
से लेके 500 सीई तक का इतिहास दिखा देते हैं, जिसमें 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक का इतिहास दिखा देते हैं। इसके बाद आ जाती है महाभारत और रामायण के बारे में सभी को पता है। इसके बाद आ जाती है पुराण। पुराण व्यास द्वारा लिखित हिंदू ग्रंथों की एक श्रेणी है। उन्हें गुप्त और उत्तर गुप्त काल के समय में माना जाता है। इसमें 18 महापुराण और कई उपपुराण भी हैं। इनके अंदर अनुष्ठान, पूजा, ब्रह्मंडवी कांड, ज्योतिष, पौराणिक कथाएं, वंशावली, कानून, राजनीति, शिक्षा प्रणाली, प्रतीक, कराधान सिद्धांत, युद्ध और सेना का संगठन, युद्ध, मार्शल आर्ट, कूटनीति, स्थानीय कानूनों को बनाना, सार्वजनिक परियोजनाओं का निर्माण करना, जल वितरण के तरीके, पेड़ों और पौधों, चिकित्सा, डिजाइन, वास्तुकला, रत्न विज्ञान, व्याकरण, छंद, कविता, खाद्य, कृषि, अनुष्ठान, भूगोल, मिथिला, सांस्कृतिक इतिहास आदि सब इन्हीं पुराणों में हमें मिलता है। उन सब का इतिहास 5 शाखाओं में पुराणों को डिवाइड किया गया है। सर्ग, विश्व के निर्माण, प्रतिसर्ग, ब्राह्मण का पुनर्निर्माण, मनवंतर, विभिन्न मानवों का काल यानी कि मनु काल, वंश, देवताओं, राजाओं और संतों की वंशावली सूचित करता है। इसके अलावा वंशानुचरित शाही राजवंशों का वृत्तांत है। इसके बाद तीर्थ, पवित्र स्थानों और महात्म्य, धार्मिक महत्वों का वर्णन करने के लिए पुराण साहित्य में शामिल किया गया। पुराणों से अलग हमें संगम संहिता मिलती है, जो कि तमिल ग्रंथ है। इससे हमें 3 से 4 शताब्दियों अवधि में छोटे से लंबी कविताओं की रचनाओं के लिए माना जाता है, जो प्रमुख और राजाओं द्वारा संरचित की जाती थी। संगम कहा जाता था। इनका संग्रह गोटियां में हुआ, जिन्हें संगम कहा जाता था, यानी कि कविताओं की रचना और उनका संग्रहण संगम कहलाता था। इनमें उत्पादित साहित्य को संगम साहित्य कहा गया, यानी कि तमिल भाषा में लिखी गई कविताओं की रचना, जो कि छोटी भी होती थी, लंबी भी होती थी, उनके संग्रहण को संगम संहिता बोला जाता था। पहला और अंतिम सम्मेलन मदुरै में, दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम में हुआ। हालांकि इन समारोह में इतिहास के बारे में कुछ संदेह है। कुछ विद्वानों ने संगम संहिता के बजाय प्रारंभिक शास्त्र तमिल संहिता शब्द का उपयोग करना पसंद करते हैं। 2 संगमों की कविता को आमतौर पर ऐतिहासिक के रूप में खारिज कर दिया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों उन्हें ऐतिहासिक मूल्य का दर्जा देते हैं। 300 पंक्तियां, 30,000 पंक्तियां प्रेम और युद्ध के विषयों पर हैं। वे प्राचीन काल के भाटी के गीत पर आधारित हैं। सांकित होने से पहले लंबे समय तक मौखिक रूप से प्रसारित हुई। वे धार्मिक साहित्य के रूप में संकलित नहीं थे। इनके कवि शिक्षकों, व्यापारियों, बढ़ाइयों, सुनार, लोहार, सैनिक, मंत्री आदि राजाओं के वर्ग में आती थी। समृद्ध शहरों का भी उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में। वे अपने जहाजों में आने वाले यवनों सोने के लिए काली मिर्च खरीदने और स्थानीय शब्दों को शराब और लोगों को साबर और महिलाओं दास की आपूर्ति करने की बात करती हैं। व्यापार पर संगम संहिता द्वारा उत्पादित जानकारी पुरातत्व और विदेशी के वृत्तांत द्वारा पुष्टि की जा चुकी है। कुछ राजाओं और घटनाओं का उल्लेख शिलालेखों द्वारा भी
प्राप्त हुआ। इसके अलावा जीवन वृत्तांत, कविताएं और नाटक भी सहायक हुए, जिसमें मुख्य रूप से बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र कृष्ण और सौरंद्रानंद के लेख जो कि अशोक घोष द्वारा लिखे गए थे। इसके अलावा नाटककार में पंचरात्र, दैत्यवाक्य, बाल चरित्र और स्वपन वासवादत्त लेख मिले हैं। कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका गनिमित्रम, विक्रमो रवशियम और रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम जैसे काव्य कृतियां हमें मिल जाती हैं। वे गुप्त वंश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। क्योंकि कालिदास गुप्त वंश में आए थे, तो गुप्त वंश का हमें पता चलता है कालिदास के साहित्य से। इसके बाद पुष्यमित्र शंकु के शासनकाल की घटना भी इसमें आ जाती हैं सारी। कालिदास शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद के सभी इतिहास का वर्णन कर देते हैं। तत्पश्चात ऐतिहासिक विषयों पर प्राचीन नाटक है विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में हमें ये देखने को मिलता है। यह नाटक इस बात पर आधारित है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की ओर से नंद के मंत्री राक्षस पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको मुद्रा राक्षस कहा गया है। इसमें तत्कालीन समाज संस्कृति की झलक मिलती है। उसके अन्य नाटक देवी चंद्रम गुप्तम, गुप्त राजा रामगुप्त की शासन की एक घटना पर केंद्रित है। एक अन्य कवि शूद्रक है, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक लिखते हैं। कथा साहित्य में पंचतंत्र, कथा साहित्य सागर शामिल है। महासागर की कहानियां वे लोकप्रिय कथाओं का संग्रह है। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी जीवन वृत्तांत साहित्य प्राप्त हुए, जैसे कि पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन के बारे में हमें हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित है। इसके अलावा विक्रमादेव चरित्र, चालुक्य राजा विक्रमादित्य फोर्थ के बारे में हमें पता चलता है, उनकी जीत का वर्णन किया गया है। इसके अलावा कुमारपाल चरित्र, दिव्य श्रेय काव्य, हिमीर काव्य, नव सहसहन चरित्र, भोज प्रबंधन और पृथ्वीराज चरित्र, इन सब के बारे में हमें साहित्य से पता चलता है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी आधुनिक इतिहासकारों द्वारा सहारे गए इतिहास लेखन का सर्वश्रेष्ठ चित्रण है, शोध की महत्वपूर्ण पद्धति है और ऐतिहासिक तथ्य की निरपेक्ष जांच ने उन्हें आधुनिक इतिहासकारों के बीच बहुत सम्मान दिया है। कश्मीर के ब्राह्मण था, जो कि कश्मीर का पहला इतिहासकार माना जाता है। उसके बारे में बहुत कम ही जान जाता है। सिवाय इसके कि वह अपनी पुस्तक की शुरुआत में छंदों में अपने बारे में जो कुछ हमें बताते हैं वही पता चलता है। इसमें उनसे यह भी लिखा है कि इतिहास को किस तरह लिखा जाना चाहिए। श्लोक निरपेक्षता, वह कहता है निरपेक्षता के बारे में पूर्व लेखकों का हवाला देते हुए, सुव्रत की कविता असावधानी के कारण, तो वो इतिहास को लिखने के तरीके बता के जाता है। जैन और बुद्ध साहित्य से हमें
जैन और बुद्ध काल की जानकारी मिलती है, जैसे कि सूत पिटिका, त्रिपिटिका, विनय पिटिका, अभिनय पिटिका, जो कि त्रिपिटिका के पार्ट हैं तीनों। इसमें हमें बहुत सारे कविता, कहानियां, संवाद देखने को मिल जाएंगे। 227 नियम देखने को मिल जाएंगे हमें इसमें। इसके अलावा उच्च धाम के नियम देखने को मिल जाएंगे। थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक शामिल है। इसके अलावा कुछ रचनाएं जैसे कि थेर गाथा भिक्षु की कविताएं हैं, बौद्ध भिक्षुओं की कविताएं हैं। थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं की कविताएं हैं ये भी। इसके अलावा हमें बौद्ध साहित्य में मिलिली दीपहनो यानी कि मिलन लिदि के प्रश्न, इंडो ग्रीक में हमें मैनिडार में बौद्ध भिक्षु के इतिहास का संवाद मिल जाएगा, महान इतिहास मिल जाएगा, महान वंश, दीप वंश। इसके अलावा हमें दिगंबर, श्वेतांबर जैसी अर्धमगधी भाषाओं में साहित्य मिल जाएगा। श्वेतांबर में हमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरणाध्याय, 6 छेद सूत्र, 2 सूत्र और 4 मूल सूत्र मिलते हैं, जो कि उस समय के इतिहास को दिखाते हैं। ये तो थी साहित्य की बात। इसके बाद आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोतों पर। पुरातात्विक स्रोतों में हमें सबसे पहले खंडर ही मिलते हैं। तो ये रहा प्राचीनतम पाटलिपुत्र के कुम्हारों का मौर्यकालीन खंडर। तो इन्हीं खंडरों को हम पुरातात्विक स्रोत कह रहे हैं। इसके अलावा मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, हड्डी के टुकड़े, घर के अवशेष, मंदिर के अवशेष, अनाज, सिक्के, मोहरे, शिलालेख आदि हम पुरातात्विक स्रोतों के रूप में लेते हैं। इनका अध्ययन करते हैं इतिहासकार। उसके आधार पर हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। भारत के अतीत का पुनर्निर्माण करने में पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग केवल 2 शताब्दी पुराना है। यह 1920 के दशक तक माना जाता है। भारतीय सभ्यता की शुरुआत लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो चुकी थी, लेकिन मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की खुदाई के साथ भारतीय सभ्यता लगभग 5000 बीसी पूर्व मानी जाती है। कालाबंद की जा सकती है, यानी कि 5000 बीसी यानी कि 5000 ईसा पूर्व में मानी जाती है, और 5000 ईसा पूर्व पहले यानी कि 7000 साल पुरानी मानी गई, लेकिन यह 8000 साल पुरानी है। हाल ही के अध्ययनों में हमें पता चला है मानवीय गतिविधियां 20 लाख साल पहले ही शुरू हो गई थी। इसी तरह यह माना जाता है कि अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीपों में मानव सभ्यता लगभग 6 शताब्दी बीसी पूर्व ही आरंभ हुई थी। इसके अलावा हमें अन्य अवशेष नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युग, महापाषाण युग की संस्कृति के भी मिलते हैं, जिसमें पुरातात्विक स्रोतों को खुदाई करने पर खड़े स्मारक, मूर्तिकला, उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए। दस्तावेजी स्रोतों में प्राचीन नामों की जांच शामिल है। जानवरों की हड्डियां, जीवाश्म विज्ञान, परगुणन विज्ञानी, भूपुरातत्विकवादी, पुरातत्वीय प्रणाली विज्ञान, अलग अलग पुरातत्वीय विभाग इनकी जांच करते हैं, और उसके आधार पर उत्खनन के 2 प्रकार हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। इसके आधार पर खुदाई की प्रक्रिया करवाई जाती है। सिक्के हमें मिले हैं मौर्य काल के, और अन्य कालों के भी सिक्के सामने आए हैं, जिनके ऊपर अलग अलग तरह की कृतियां बनी होती हैं, जिससे कि ये इंडो ग्रीक के सिक्के इस तरीके के होते थे। इसके अलावा मौर्य काल के राजा रानी कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के इस तरीके के होते थे।
सभी अपने अपने सिक्के अपने तरीके से बनवाते थे। शिलालेख हमें पत्थरों और चट्टानों के ऊपर लेख लिखे हुए मिले जो कि अशोक के काल के माने जाते हैं। स्तंभ लेख हमें दिख जाते हैं बहुत सारे। जूनागढ़ रुद्रादमन का जूनागढ़ शिलालेख मिल जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल का सुदर्शन झील मिल जाती है। अशोक शासनकाल में हमें बहुत सारी चीजें, अभिलेख, शिलालेख, गुफालेख, बराबर गुफालेख, बिहार, ये सब मिल जाते हैं। सभी ने अपने अपने शासनकाल में अपने अपने सिक्कों के निर्माण करवाया था। शिलालेख हमें राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का अच्छा स्रोत है। शिलालेखों में हमें अन्य उपयोग भी मिला, जैसे कि मूर्तियों में तिथि के बारे में बताते हैं। आजीविका, ऐतिहासिक भूगोल, मूर्तिकला का इतिहास, कला और वास्तु, साहित्य, भाषाओं का इतिहास, संगीत जैसी जानकारी हमें साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त हो जाती है। सामरिक अगर हम बात करें तो मुद्रा शास्त्र के स्रोतों के अलावा पुरालेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र के लेखों के अलावा हमें गुप्त काल के वर्तमान काल तक मंदिर मूर्तियां मिलती हैं जो कि भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों को दर्शाते हैं। चैत्य और विहार में मिले हैं हमें कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम रथ मंदिर, ये हमारे प्राचीन काल के मंदिर जो जिनके अवशेष हमें मिले हैं। इसके अलावा हमें सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आज भी इतने मजबूती से खड़े हैं, जिससे कि इनको इतने मजबूत तरीके से बनाया गया है कि ये आज भी ऐसे ही खड़े हुए हैं। विदेशी विंत्रांत की अगर हम बात करें, आगंतुक तीर्थयात्रियों, व्यापारियों, अधिवासी, सैनिकों, राजदूतों के रूप में भारत आए। उन्हें जिन जगहों पर वस्तुओं को देखा उन पर अपना वितरण दे दिया। यदि इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए तो लेख बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। यूनानी सेंड्रिको टेक्स्ट का उल्लेख मिला है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक युवा व्यक्ति के रूप में सिकंदर से मिले थे। 18वीं शताब्दी में विलियम जोन्स ने स्कैंड्रोटेक्स को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में भी पहचाना, जो मौर्य कालक्रम का आधार बना। ऐसे ही बहुत से अलग अलग लोग भारत आए थे, उन्हीं की जानकारी इसमें हमें मिल जाएगी। हालांकि हम इसको वीडियो के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे तो हम इसके ऊपर एक तस्वीरों के साथ वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो वही होगी, तो आप इमेज के थ्रू इस वीडियो को आसानी से समझ पाएंगे। एट लास्ट हम सारांश देख लेते हैं। सारांश में यही है कि हमने अपने पुराने इतिहास को कैसे जाना, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से कैसे हम इतिहास को पढ़ पाए, सभ्यता की प्राचीनता को कई हजारों साल तक पीछे धकेल दिया, जबकि हम थोड़ा सा ही इतिहास जानते थे। कुछ अवशेषों के माध्यम से, कुछ साहित्य के माध्यम से हम बहुत साल पीछे चले गए अपने इतिहास में। यही हमने इसमें पढ़ना है। तो इन स्रोतों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है। इन जानकारियों के बारे में हम आने वाली अगली यूनिट्स में, अगली इकाइयों में एक एक करके जानने वाले हैं कि हमने किस स्रोत से क्या जाना। तो इन स्रोतों के नाम आपने इसमें से अच्छे से याद कर लेने हैं, वही इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या था वो हम अगली इकाइयों में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इमेज से आपको पता चल जाएगा कौन सा स्रोत किसका इतिहास बताता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।